एक साजिश है और सत्ताधारी दल के तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव है कि इनके वोट काट दिए जाएं ताकि वो अपने इन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत सुनिश्चित करने का वोटर नहीं रहा इस बार में, तो उसकी तो नागरिकता पर संकट आ जाएगा, फिर तो उसको नागरिकता का अपने प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए ये और ज्यादा गंभीर बात है। तो जब नागरिकता को साबित करने के साथ इसको जोड़ा गया है, तो जो आपत्ति कर रहा है उसकी जांच के बिना कोई भी फॉर्म स्वीकार कैसे किए जा रहे हैं। मुस्लिम वोटों को इस तरीके से काट कर और उनको लिटिगेशन बढ़ा देने का एक साजिश शुरू हो चुकी है। दूसरे इलाके का आदमी यहाँ पर दे तो ये साजिश के दौरान जब उससे बात की गई तो बताया कि कोई दूसरे आदमी है, उन्होंने ये फॉर्म भरा होगा, मुझे मालूम नहीं। तो पूछा वो दूसरे आदमी कौन है, तो उन्होंने एक खास पार्टी का नाम लेकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो लोग हैं। तो ये एक साजिश है और ये सिर्फ अहमदाबाद का मामला नहीं है कि एक एक आदमी ने कई 20, 30, 40 फॉर्म भरे हैं। एक जमालपुर का जो मामला है उसमें तो जो आपत्ति करने वाला आदमी है उसका तो जो इलेक्शन कार्ड है वही नॉट फाउंड बता रहा है। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं मुजाहिद नफीस भाई के साथ। मुजाहिद साहब के साथ कुछ महीने पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, तब ये था कि किस तरीके से SIR के जरिए गुजरात के मुसलमानों को उनके मताधिकार से छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब एक बार जब फिर से इनसे मुलाकात हुई है और इसी मामले पर बातचीत होगी, तब वो मामले जो पुराने थे वो अब नए हो गए हैं और सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के और खास तौर से अहमदाबाद के मुसलमानों को उनके मताधिकार के अधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिद साहब से ही बातचीत करेंगे। मुजाहिद साहब, पूरा मामला था, हम लोगों ने पहले भी इस मामले पे बातचीत की थी, अब तो सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। बहुत आपने अच्छा पुराना याद दिलाया कि जब पहली बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि SIR के जरिए कोशिश होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि SIR के इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिविल सोसाइटी के लोग, खासतौर पर एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग जागरूक रहे और उन्होंने लोगों के फॉर्म भराने में मदद की। MCC ने तो बाकायदा एक सेंटर भी शुरू किया था और गुजरात के तमाम जिलों में साथियों ने केंद्र के जरिए लोगों की मदद की। अभी जो मामले आए हैं ये बहुत गंभीर है। ये बिहार से आरिफ भाई बिल्कुल अलग है। बिहार में क्या था कि फर्स्ट जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसी से लोगों के नाम उड़ा दिए गए थे। यहां पर भी लोगों के नाम कम हुए, बहुत सारी जगहों पर गलत तरीके से नाम कम हुए, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम सामने आई। लेकिन यहां दूसरा तरीका सामने आया। दूसरा तरीका यह है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरकर, मतलब उनके वोट काट दिए जाएं, इसके लिए फॉर्म्स आए हैं। और आप इंटरेस्टिंग है उसमें कि एक एक आदमी ने कई 20, 30, 40 फॉर्म भरे हैं। एक जमालपुर का जो मामला है उसमें तो जो आपत्ति करने वाला आदमी है उसका तो जो इलेक्शन कार्ड है वही नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब वो भी उसने डिटेल गलत भरी है। तो ये दिखाता है कि जब BLOs के साथ बात हुई कि लगभग 20,000 से ज्यादा फॉर्म जमालपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के आए हैं और मौखिक निर्देश तो तमाम दूसरे जो BLOs हैं और दूसरे लोग जो इस प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्होंने बताया कि मौखिक आदेश ये है कि जो फॉर्म 7 को पहले आप अपलोड कर दीजिए और उसमें से पहले वोट कट जाए, जो लोग क्लेम करेंगे उनका बाद में हम लोग देखेंगे। ये एक गंभीर बात है और ये कोई कागज पे आदेश नहीं हुआ है, ये मौखिक आदेश हुआ है। और ये मौखिक आदेश जब हुआ और इसको लेके जमालपुर का हद तो हो गई, जमालपुर के सिटिंग काउंसलर, 5 बार का काउंसलर रफीक शेख का नाम काटने के लिए अर्जी आ गई। और वो अर्जी किसने दी? जो कोई दूसरे इलाके में रहता है। भाग संख्या 16 में जो रहता है उसने भाग संख्या 21 में रहने वाले के लिए अर्जी दी। मतलब आप कैसे जान सकते हैं? कोई पड़ोसी अगर दे रहा होता, कह रहा होता तो समझ में आता है। एक दूसरे इलाके का आदमी यहां पर दे तो ये साजिश के दौरान जब उससे बात की गई तो बताया कि कोई दूसरे आदमी है, उन्होंने ये फॉर्म भरा होगा, मुझे मालूम नहीं। तो पूछा वो दूसरे आदमी कौन है, तो उन्होंने एक खास पार्टी का नाम लेकर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो लोग हैं। तो ये एक साजिश है और ये सिर्फ अहमदाबाद का मामला नहीं है।
मैं आपको दूसरी तरफ, खंभात एक जगह है, बड़ा कस्बा है, जी वहां पर मौजूदा काउंसलर, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, इफ्तिकार यमनी साहब, उनके बीएलओ ने बताया कि आपके लिए फॉर्म 7 आया है। वहां पर एमआईएम का तालुका का प्रमुख है, उसकी मां जिंदा है और मृतक कह के उसका फॉर्म आया है। साथ में ही सिद्धपुर, पाटन जिले में सिद्धपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिद्धपुर के लगभग 20,000 लोगों के लिए फॉर्म 7 आए हैं। तो ये एक गंभीर बात है और दूसरे इलाकों से भी फोन आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोग चेक कर रहे हैं। जब ये घटनाएं हुई हैं तो बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटों को इस तरीके से काट कर और उनको लिटिगेशन बढ़ा देने का एक साजिश शुरू हो चुकी है। मुझे साहब एक सवाल ये कि एक आदमी के वोट देने का हक जो है वो संवैधानिक हक, लेकिन एसआईआर में ऐसी प्रक्रियाएं की गई है कि फॉर्म 7 उसके जरिए आप किसी के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या संवैधानिक अधिकार को कोई दूसरा कैसे चैलेंज कर सकता है कि भाई ये जिंदा है, मर गया, ये यहाँ पे रहता है, नहीं रहता है, तीसरा पक्ष इतना अहम क्यों है इसके लिए? ये सिर्फ एसआईआर में नहीं, फॉर्म 6, 7, 8 जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी पहले से जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें बताया हुआ है, आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखने वाले आपत्ति आप किसकी स्वीकार करेंगे? क्या आपत्ति करने वाले की कोई जांच करने का उसमें प्रोविजन है? आपत्ति जो कर रहा है उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि चेक करने का कोई प्रोविजन है? मैं एक खास पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं आपके नाम पर आपत्ति करूं, मैं आपके इलाके में भी नहीं रहता और आपके नाम पर, तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए पहले जो फाइल कर रहे हैं कि बल्क में यूं ही उठाकर? और इस तरह से अगर बिना जानकारी के अगर फॉर्म भरा गया है किसी आदमी के नाम से, तो क्या उस पार्टी और उन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है। और आपत्तियों को बिना जांच के स्वीकार करके उनके वोट काट देने के जो मौखिक आदेश हुए हैं वो गंभीर बात है कि जो लोग क्लेम करेंगे हम उनको वापस कर देंगे। अब इसमें से कितने लोग, 20,000 में कितने लोग क्लेम कर पाएंगे? और चूंकि एसआईआर का प्रोसेस नागरिकता के साथ जोड़कर किया जा रहा है, नागरिकता को जांचने का है, तो एक बार कोई आदमी अगर वोटर नहीं रहा इस बार में तो उसकी तो नागरिकता पर संकट आ जाएगा, फिर तो उसको नागरिकता का अपनी प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए ये और ज्यादा गंभीर बात है। तो जब नागरिकता को साबित करने के साथ इसको जोड़ा गया है तो जो आपत्ति कर रहा है उसकी जांच के बिना कोई भी फॉर्म स्वीकार कैसे किए जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। अच्छा मुजाहिद साहब, आपने जो कहा कि मौखिक आदेश दिया गया है, किसकी तरफ से आदेश इस तरीके से आया है? तमाम ये लोगों की इस तरीके की आपको प्रक्रियाएं करनी है और इस तरीके के कामकाज ही करने हैं आपको? ये चूंकि ये हायरार्की का मसला है, बीएलओ ऊपर से आदेश आए हैं। अच्छा, यानी ऊपर से बीएलओस को ऊपर से कहा गया, तो ऊपर कौन लोग होते हैं? सुपरवाइजर होते हैं, एईआरओ होते हैं, ईआरओ होते हैं। तो ऊपर से आदेश का मतलब तो इन्हीं लोगों से आदेश आए हैं। चूंकि हायरार्की का मसला है, उनको भी नौकरी करना है, ज्यादातर लोग टीचर होते हैं, तो वो इस तरह से, चूंकि लिखित आदेश भी नहीं है तो वो नाम बताने में भी उनको एक तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो नाम नहीं बता रहे। लेकिन ऊपर से आदेश आए हैं, चूंकि ये बात इसलिए सही साबित होती है कि ये एक जगह का मसला नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग इलाकों में इस तरह के बल्क में हो रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि कोई तो ऊपर के आदेश हैं जिनके चलते बल्क में फॉर्म एक ही हैंडराइटिंग में, एक ही तरह के साइन से एक ही आदमी एक से ज्यादा लोगों के लिए आपत्ति कर रहा हो, वो हुए हैं। इसका एक शुरुआत हुई थी अकबर नगर में, जो एमएलए ने, बापू नगर एमएलए ने 1206 वोटों को काटने के लिए लिखा, बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के उनके वोट काट दिए गए और आज वो लोग अपने वोट को रिटेन कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर एक बार यहां वोट कट गया तो हमको अपना वोट रिटेन कराने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उसको वोट भी देने का मौका ना मिल पाए। चर्चा किस लिए होता है कि मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाया गया है इसमें? क्योंकि अगर पूरे अहमदाबाद की बात करें तो दूसरे इलाकों में मसले कम है, जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वहां पर ही ज्यादा देखा गया कि फॉर्म 7 जमा करके आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हुआ है, ये किसी और के लिए नहीं हुआ है। ये सिर्फ आप जमालपुर खाड़िया में जितने फॉर्म 7 के इशू आए हैं, वो दरियापुर विधानसभा में हो, वो खंभात विधानसभा में हो, वो सिद्धपुर पाटन की विधानसभा में हो, सारे के सारे मुसलमानों के साथ हुए हैं। तो ये एक साजिश है
और सत्ताधारी दल के तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव है कि इनके वोट काट दिए जाएं ताकि वो अपने इन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत सुनिश्चित करने का। आप एक और सीक्वेंस देखिए इन चारों में, जमालपुर खाड़िया, दरियापुर, खंभात, सिद्धपुर, यहाँ पर हार जीत का अंतर बहुत कम है। अगर ये 20,000 वोट हुए और 20,000 में से अगर मैं मानता हूं कि अगर आधे भी आपने निकाल दिए तो आपका डेमोग्राफी बदल जाएगी। मतलब जो वहां पर विपक्ष जिसको अभी हम कहते हैं उनको जीतने की संभावनाएं घट जाएंगी। ये सब 5-7 हजार से हार जीत वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो एक बार अगर यहाँ पे वोट काट दिए गए तो वहां पर सत्ता को अपनी सीट बचाए रखने में ज्यादा आसानी होगी। इस साजिश के तहत किया गया है। अहमदाबाद में कुछ जगहों पर मेरी जो बात हुई कि बीजेपी से जुड़े मुसलमान जो है वो आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मुसलमान ही मुसलमान को उसके अधिकार से रोक रहा है, कैसे इसे आप वो तो बेचारे नादान लोग हैं। भाजपा में जो मुसलमान है बहुत नादान है। उनको आज तक कोई, मैं तो चाहता था कि भाजपा के मुसलमान अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात करें, मंत्री का दर्जा लें, कुछ लोगों के काम करें, लेकिन वो तो बेचारे मतलब अपना चेहरा, वो तो मीटिंग में नहीं बैठ सकते। वो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में कोई मुसलमान ना हो, भाजपा के किसी पदाधिकारी मेन बॉडी में मुसलमान ना हो, तो बेगादी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत है उनकी। और तो कहता हूं कि आप इससे बाहर निकलो, आप आयोग की मांग करो, चेयरमैन बनो, मंत्री का दर्जा लीजिए, तब तो कुछ समझ में आए कि आप सत्ता के साथ हैं और आपका कुछ, आप आयोग की बात करने की आपकी हैसियत नहीं है पार्टी में। मेन पार्टी में आपके मीटिंग में बैठने नहीं देते हैं आपको, तो आप मांग भी कहां करोगे। इसलिए वो सोशल मीडिया पे और कुछ अपने एमएलए के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये उन लोगों की दलाली सेट करने का माध्यम है और कुछ नहीं। अच्छा, आगे क्या एमसीसी करेगी? ये जो तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं उसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों? एमसीसी ने अकबर नगर के मामले में भी और ये जो जमालपुर और ये जो मामले हुए हैं वो भी इसमें चिट्ठी लिखी है और अहमदाबाद के एईआरओ ने एक लेटर भी लिखा है कि बिना जांच के फॉर्म 7 अपलोड ना किया जाए। तो एक अच्छा स्टेप हुआ है, तो हम लोग इसके लिए लगातार देख रहे हैं। अगर इसके लिए और भी दूसरे कानूनी पहलुओं पर करना हो, कमीशन में हमने लेटर लिखा है, उसका फॉलो अप करना है ताकि कोई भी जेन्युइन वोटर काटा ना जाए। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और इसके लिए अगर आयोग के अलावा कोर्ट्स में भी जाना पड़े तो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको कोर्ट तक ले जाएगी। एक भी वोटर का मताधिकार जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम सबके साथ खड़े हैं। शुक्रिया। तो ये थे मुजाहिद नफीस साहब। मुजाहिद साहब, एक लंबे वक्त से एमसीसी जो है वो लगातार मुस्लिम इश्यूज पर काम कर रही है। अभी एसआईआर की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई थी उसमें भी एमसीसी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ये कोशिश की थी कि एक भी आदमी के वोट का जो अधिकार है वो खत्म ना हो या वोट के अधिकार से वंचित ना रह जाए। इसके लिए इन लोगों ने कागजी कार्रवाई भी की थी, फॉर्म किस तरीके से भरा जाए उसमें भी मदद की थी। लेकिन अब जो नया मामला आया है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनके वोटों के अधिकार से वंचित रखने की एक साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी मुजाहिद साहब एक लंबी और कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी दिखा रहे हैं।